बीजेपी उस चक्रव्यूह में फंस गई है और लोगों का तिलिस्म क्यों टूटा है, जैसा वोरा साहब ने कहा। राशिद, अगर पटेल नाराज हैं, पारसी नाराज हैं, पंडित नाराज हैं, सभी तो नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, आपका भी यही मत है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब योगी जी गोरखपुर भी नहीं बचा सकते और न यूपी बचा सकते हैं? क्या ये कहा जाए और क्या मान लिया जाए इस समय? मैम इस बात का तो एक तीन लाइन। बज के 3:37 है इस समय। जी जी, बोलिए। इस बात का जवाब तो ये है मैम कि पिछली बार ये बताया जा रहा था 2017 में कि जो ओबीसी का वोट मिला है इनको 50% मिला है, 50% मिला है, और उसके अंदर सुनामी आ गई थी। तो 50% तो उस वक्त भी खिलाफ था, भले ही वो बटा हुआ हो। तो ऐसा नहीं था कि 100 के 100% या 80% या 70% यानी कि जो है बीजेपी की तरफ चला गया तब सुनामी आई थी, ऐसा नहीं है। 50% इनके अकॉर्डिंगली ही इनको ओबीसी का वोट मिला था और इनकी 325 312 पार कर गई थी। तो 50% तो उस वक्त भी खिलाफ था। अब थोड़ा सा खिलाफ हुआ है सिर्फ, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए मैम एक बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बैठकर मथा जाता है चुनाव। आप यकीन मानिए मौर्य पासी या कोई भी छोटा ओबीसी का कोई बंदा जो खेत पर काम कर रहा होगा, उसको ये नहीं मालूम होता कि वो टेबल पे है दिल्ली में, और वो दिल्ली के अंदर टेबल पे बैठ के उसका बाकायदा समीकरण बनाया जाता है। अभी हमारे एक साथी ने कहा, मैं माफी चाहूंगा चूंकि आप सब लोग ऐसे हैं कि जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो बनाया हुआ एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, उसको अगर पंचर करने का कोई काम करता है तो आप सब लोग हैं, इसलिए मैं आपको बराबर सभी लोगों को सुनता हूं। लेकिन एक साहब ने कहा कि ये चुनाव जो है जनता वर्सेस जो है सरकार हो गया है। आप ये बताइए, पहला चरण है ये, अलावा इसके अलावा सिर्फ 2 लोगों में मुकाबला था, उसे समाजवादी गठबंधन कह दीजिए, सभी लोग एग्री करते हैं, और दूसरा जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी पे है। पहले पे कौन है ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ये बात कहना कि जनता वर्सेस सरकार हो गया है, तो इस चरण को छोड़कर इस चरण में पहली बार भारतीय बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ पहले चरण में। इससे पहले तमाम चरण 2 ही पक्षीय थे सिर्फ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है सिर्फ जनता वर्सेस सरकार हो गया है? अगर जनता वर्सेस सरकार होता तो पहले चरण से लेके अब तक सिर्फ पता ये चलता कि जिस जिस एंगल में हम बहुजन समाज पार्टी को या कांग्रेस को नाप रहे हैं, उस एंगल में हम शायद भारतीय जनता पार्टी को रख देते, क्योंकि वो सरकार में है। ऐसा नहीं है, मेरी राय तो जाती ये है। दूसरी बात, हर एक ऐसा होता है मैम, चुनाव जो है ना मानिंदक पेड़ होता है। आप लोग सभी उसके एक एक शाख पकड़ के उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत जबरदस्त और मजा भी आता है, लेकिन उसकी जो जड़ होती है ना, उसकी जो मूल होती है, वो कुछ चीजों पे जुड़ी होती हैं। अभी वोरा सर ने कहा कि हिंदुइज्म का तिलिस्म टूट रहा है, ये बिल्कुल ऐसी सटीक और सही बात है कि वाकई चूंकि राम मंदिर बन चुका, बहुत सारे काम हो चुके और हिंदुत्व की पराकाष्ठा पे लोग जा चुके, तो अब कौन सी और पराकाष्ठा बाकी बचती है? तो अब जाहिर सी बात है वापिस ही आना है, और 325 से अब ऊपर नहीं जाना, पीछे वापस आना है। तो इसके अंदर बहुत सारे समीकरण हो जाते हैं जिसपे हम चर्चा करते हैं सीट दर सीट। उसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। निषाद के बारे में जैसे देख लीजिए, ये सब लोग क्या हैं, इधर वेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो लोक दल पर एक आरोप लगा था कि इन्होंने वहां पर झगड़े भी हुए हैं, उनकी जो जाट कम्युनिटी है उनको टिकट ना दे करके दूसरे लोगों को टिकट दिया गया। तो ऐसा लोगों में चर्चा बनी कि इधर लोक दल ने अपने टिकट को, जो बहुजन समाज पार्टी पे इल्जाम लगता है हमेशा से कि पैसे देकर के टिकट बांटे गए, इसी तरह से निषाद पार्टी का जो है एक गुब्बारे की हवा निकाल दी गई है। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये कहता हूं मैम कि बेसिकली ये वाला जो छठा चरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पहली बात तो त्रिकोणीय हो गया है। इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का वोट 70,000, 60,000, 80,000 से भी ज्यादा है। दूसरी बात, ये बात अलग है, मैं शुरू से पहले चरण से कहता आया हूं, उसे भले ही दूसरे चरण में लोग माने या ना माने। एक साहब तो कह रहे थे, साहब लाभार्थी ऐसी कोई चीज नहीं है क्या एक जरा सा कट्टा लेंगे आटे का और अपना जमीर बेच देंगे। एक बोतल शराब पे रात को जमीर बिक जाता है और सुबह को वोट बदल जाता है। यही वजह है कि भारत के अंदर 1952 से लेके आज तक ये लगातार चल रहा प्रलोभन देने का मामला। उसे आप राशन के कट्टे में तब्दील कर दें या शराब की बोतल में कर दें। अब तमाम पैनलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि लाभार्थी मुद्दा है, लाभार्थी मुद्दा है। मैंने पहले चरण में आपसे कहा था कि ये जो बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम का वोट है, इसके अंदर कई लोग हैं जो बाम सैफ के लोग हैं,
जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका कहना है कि ये गलत है, इस राशन के कट्टे के पीछे की आप जबरदस्त वो समझिए कि चालाकी क्या है, आप बिक मत जाइएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। और अब छठे चरण के अंदर भी मैं आपको बता दूं, गोरखपुर ग्रामीण के बारे में बात चल रही है कि वहां पंडित नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने ये समझ लिया है, हमारे चाहे आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि हमारे ये जो कमी है ये पूरी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट, कुछ लोग हैं जो राशन के उसमें हमें वोट दे देंगे, और वो वोट उनको मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात भी सच है। जी, आपने जो बहुजन समाज पार्टी की जो बात कही है, ये बात में प्रोफेसर रविकांत से भी पूछना चाहूंगी और उसके बाद वोरा साहब के पास आती हूँ। प्रोफेसर रविकांत, अगर ये त्रिकोणीय फाइट है जिसमें कि बीएसपी भी सक्रिय नजर आ रही है, तो बीएसपी से लोगों का मोह भंग भी हुआ है। जैसे कि अंबेडकर नगर की जो टांडा असेंबली सीट है, वहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई लालजी सुन रही थी और एक रिपोर्टर ने एक बीजेपी एमएलए से सवाल किया कि भाई बेरोजगारी का आपको मुद्दा नहीं लगता कि ये बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है समय सभी राज्यों में, और उत्तर प्रदेश में खासकर बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसने एक बड़ा रोचक जवाब दिया और उन्होंने ये कहा, बीजेपी नेता ने, कि 70 साल का जो गड्ढा था उसको हम पिछले 5 सालों में भर रहे हैं। इस बात को उन्होंने कहा। यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी उस बीजेपी नेता का, लेकिन वो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने एनडीटीवी पर ये बाइट दी थी। क्या ये बातें, क्या बीजेपी को समझ में आ रही है कि बेरोजगारी ही इस समय बीजेपी के लिए गड्ढा खोद रही है, या फिर उल्टा है? आप अनम्यूट कर ले राशिद, अनम्यूट कर ले प्लीज। जी नीलू मैम, इसके दो जवाब हैं कि पहली बात तो यह है कि उस रिपोर्टर को यह बता देना चाहिए था कि 45 साल से जो सबसे ज्यादा डाटा निकल कर आया बेरोजगारी का, वो नेहरू जी के समय में आया है या आपके समय में आया, पहली बात। दूसरी बात, गड्ढे के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस मनरेगा की योजना को गड्ढा भरा की बात कहते थे, फिर जब कोविड आया उसको 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा करके 90,000 करोड़ कर दिया। रविकांत जी मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे डाटा के मसले में। तो अगर मनरेगा नहीं होता तो लोग भूखे मर जाते। जी। तो मनरेगा ना होता तो भूखे मर जाते। तो उस रिपोर्टर ने उनसे दो सवाल नहीं किए। यहाँ जो मेरठ में आता है पत्रकार, वो सॉरी नेता कोई अनुराग ठाकुर आए थे, एक सवाल में भाग गए, वो मुझसे दोबारा बात नहीं की उन्होंने। चलिए खैर, मैं रविकांत सर से ये पूछना चाहता था। रविकांत सर ने एक बात कही, मैं उसको सलाम करता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही मेरे मन की। वो यूं कहा कि ये जो बेरोजगारी और लाभार्थी वाला सेक्शन जो तैयार हुआ या नहीं हुआ, बेसिकली इन लोगों ने ऐसी योजनाएं लेकर आए कि जिनकी वजह से लोगों के रोजगार छिन गए, आधी तनख्वाहें हो गई, मतलब हालात खराब हो गए। ठीक है, ये बात मैंने मान ली और इसको मैं कहता हूं। तो या तो रविकांत सर इस बात पर रहिए कि साहब इन्होंने तमाम रोजगार अपॉर्चुनिटीज छीन ली इसलिए तैयार हुआ, या फिर यूं कहिए कि ये फिनोमिना नहीं है। आप एक तरफ तो इसे फिनोमिना बताते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आपने ये वाला आयोग तैयार कर दिया। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक बात, सुनील सर ने एक बात कही कि नेहरू जी के समय से ही ये लाभार्थी ये लाभ मिलते हैं। सरकार को तो काम ही लाभ देना होता है। विनोद दुआ जी दुनिया से चले गए, 5 बरस पहले की एक बात याद आ गई। उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली शब्द याद नहीं है क्योंकि मुझे याददाश्त इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, उन्होंने यूबीआई करके कहा था, यूनियन बेसिक इनकम, किसी देश के बारे में बता रहे थे वो, और उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी इस काम को करेगी। उसने कैश के मुताबिक तो नहीं, कैश भी आया है हालांकि, राशन भी आया है हालांकि। तो ये अखिलेश जी ने जो 500 रुपए दिए थे महिलाओं को, उस 500 रुपए में यहाँ जो 2-2 हजार और 3-3 हजार रुपए मिले हैं, वो जमीन आसमान का फर्क है। आप ये नहीं कह सकते अखिलेश जी ने भी किया था, ये भी ये कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। ये बड़ा काम इतना कर रहे हैं इस वाले मामले में कि इन्होंने 500 से 3,000 कर दिए। और दूसरी बात, आज सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अगर घर के अंदर कोई है तो पासपोर्ट से ज्यादा राशन कार्ड है। क्योंकि इन लोगों ने, ये बात अलग है कि लाए भी यही है स्थिति। मनमोहन सिंह जब दिल्ली में बैठ के एक लेटर लिखते हैं, मनमोहन सिंह जब दिल्ली में बैठकर एक बात करते हैं तो इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। कांग्रेस आई इस बारे में सबसे ज्यादा पिछड़ जाती है, वो इनकी पिच पर जाकर खेलना शुरू कर देती है। अगर मनमोहन सिंह जी को आगे करके, मनमोहन सिंह जी के एक बात का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा ये मत बताइए कितने लाख लोगों को टीका लगा दिया, ये बताइए कितने प्रतिशत लोगों को टीका लगा दिया, क्योंकि प्रतिशत में वो बहुत कम थे। इनकी जो आंकड़ों की बाजीगरी है ना मोदी जी की, वो दुनिया के सामने खुल गई है और अंधभक्तों की आंखें भी खुल गई हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अश्वनी शाही जी से। पानी रायबरेली में टंकी लगाई है आप, मान लिया, सलाम है आपको,
बुंदेलखंड के अंदर पानी नहीं आ पाया। उमा भारती जी के टाइम में थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद बुंदेलखंड का जो पानी की समस्या वो नजर नहीं आई। आपको कांग्रेस आई के गढ़ के अंदर तो दिखाई दे गई प्रॉब्लम, हमने मान भी ली बिना देखे आपके कहने से, क्योंकि आपकी बात सत्य है, बिल्कुल हमने मानी। अब दूसरी बात, अश्विनी जी से एक सवाल और, बनारस में तमाम भारतीय जनता पार्टी का बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी 3 रातें गुजारने वाले हैं और तमाम नेता उतर रहे हैं। योगी जी ने आपका क्या बिगाड़ दिया था? अयोध्या के अंदर भी 5-7 नेता बड़े बड़े छोड़ देते, इनकी इतनी बुरी हालत तो नहीं होती जो होने जा रही है। आप बताइए योगी जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी उनको मथुरा की जगह और उनको अयोध्या की जगह गोरखपुर भेज दिया जाता है, उनके ही गोरखपुर क्षेत्र के अंदर उनका ब्राह्मण नाराज है। आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण बड़े बड़े नेता छोड़ दिए जाए वहां पर? छोड़ने से मतलब कन्वेंसिंग की जाए। राशिद जी, आपकी सहानुभूति लगता है योगी जी के साथ है इस समय बहुत ज्यादा। योगी जी की बात नहीं बता दूं मैं आपको, आप ही के चैनल को मैं ये बोलने जो सीखा हूं आपसे सीखा हूं। आप ही के चैनल में बैठ के एक पत्रकार कह रहे थे कि बस जबान आदमी की दुनिया में कोई जगह नहीं होती। योगी जी का आज एक वीडियो आया है, उन्होंने बताया कुशीनगर में मैंने ये कर दिया, पूर्वांचल में मैंने ये कर दिया। भाव भंगी में देखिए, मुझे भी प्यार आ गया उनपे, मुझे भी लगा कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं आप अगर सर्दी और गर्मी की बातें ना करते ना योगी जी, तो ये हालत नहीं होती। 5 रुपए नहीं चुराया आपने, मैं आपका गवाह हूं। आप ऐसे ही बेदाग हैं जैसे थे, लेकिन योगी की भाषा ये नहीं होती। मेरा ठप्पा भी योगी जी पे होता, भाषा तो बदल देते। 20% लोगों को आप शक्ति कपूर बना के खुद अमिताभ बच्चन बन रहे थे, ये नहीं होगा काम। चलिए, अब मैं एक रविकांत जी से आप अनम्यूट कर ले सर। शब्द इस्तेमाल किए थे कि बुलडोजर बाबा का, साउंड बाइट बड़ा इंटरेस्टिंग सा था और वो गोरखपुर का एक रेजिडेंट था जो कि एक टीवी चैनल के रिपोर्टर को ये कह रहा था कि बुलडोजर बाबा का काम हो गया। उसने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि बुलडोजर बाबा का काम हो गया, गोरखपुर का वोटर है। अगर गोरखपुर का वोटर अगर ये बात कह रहा है कि बुलडोजर का काम हो गया है, बुलडोजर बाबा का काम हो गया है, तो क्या बुलडोजर, ये जो एहसान जताने वाली जो राजनीति बीजेपी बार बार कर रही है, नमक का एहसान के बारे में याद दिलाने की जो वोटर को कोशिश कर रही है, और जो बात बादल जी ने भी कही कि आप एक तरीके से उपहास कर रहे हैं वोटर का, तो क्या ये जो सारी चीजें हैं ये मिलकर क्या बीजेपी को अब ले डूबेगी? मैम, गोरखपुर की बात यह है कि वो तो चिराग तले थोड़ा अंधेरा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां के जो ब्राह्मण वोटर हैं वो ग्रामीण में भी और लोकल में भी वो ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं भी देंगे तब भी ये मैसेज नहीं जाएगा कि हम योगी जी के साथ हैं। तो इसलिए बहुत सारा वोटर जो मेरे सूत्र हैं वो ये बताते हैं ग्रामीण में तो कन्फर्म वो भाजपा को नहीं जा रहे और वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। वहां बहुत बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अब मैं मिलन जी की एक बात का जवाब देना चाहता था, वो ये कह रहे थे कि साहब एक बात बताइए, कहाँ से आए लाभार्थी? ये तो पहले से ही साथ था भाई, इतना जबरदस्त परसेंट बहुमत था, सारी तमाम की तमाम बिरादरियां बहु जो भारतीय जनता पार्टी पे 2017 में चली गई थी। तो इतना वैलिड, इनका वाजिब सवाल है ये कि वो लाभार्थी वर्ग फिर वो आया कहाँ से? ये तो ऑलरेडी साथ था। तो मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में मिलन जी। हालांकि देखिए, शाही जी जो है वो अपनी पार्टी के अनुरूप बात करेंगे, 10 तारीख तक वो किसी की बात मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कह दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3,40,00,000 वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2017 में, और 21% वोट मिला था मायावती जी की पार्टी को, 1,92,00,000, और समाजवादी पार्टी को 1 या 2 लाख, मतलब आधा % कम मिला था। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो मायावती जी का वोट बिल्कुल 21-22% एक जगह रहा, उसमें से बहुत सारा वोट, बहुत सारा इन द सेंस 2%, 30%, 5% वो जाएगा इधर लाभार्थी के रूप में। तो आपको अपने डाटा को सही करने में मदद मिल जाएगी 10 मार्च के बाद भी, कि लाभार्थी का जो डाटा आया है, ये जो नया वर्ग तैयार हुआ है, तो एक तो निकलेगा यहां से, एक बात। दूसरी बात यह है कि तमाम तरह की अनियमितता, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो योगी जी का व्यवहार हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उससे जो नाराज हो गया था तमाम वोटर्स, तो ये मान लीजिएगा कि इनको ये आभास हो गया था नवंबर में ही कि हमारे खिलाफ हवाएं हैं। जब भी 53,000 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट किया गया कि जो नाराज वोटर जा चुका था वो किसी हद तक हमारे साथ आ जाए, तो आप उसको भी मानिए कि वो चला गया था जो उनके साथ था। तो कुछ % अगर उनमें से भी वापस आया है, जैसा कि तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, महिलाओं को कुछ लाभ मिला है, राशन के रूप में मिला है, इससे इनकार मैं तो पहले ही
सेशन से मैंने कर रहा हूँ, पहले चरण से ये बात कहता आ रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा है। तो वो जो चला गया था वोट परसेंटेज, वो थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। वोटर नाराज वाली बात है तो वो तो नई बात नहीं है, और हम बार बार हर प्रोग्राम में इस चीज को कह रहे हैं कि वोटर इस समय बीजेपी से नाराज चल रहा है। अमरीश जी के पास आऊंगी, उस समय कनेक्शन कट गया था और आवाज। जी जी जी, राशिद जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं इसलिए भितरघात का आशंका मुझे लगती है। बाकी नीलू आपके पास। जी जी, 15 मिनट बचे हैं, 6 बजे तक ये कार्यक्रम होगा और उसके बाद हम विराम लेंगे 1 घंटे का, और उसके बाद 7 बजे फिर से अमरीश जी जुड़ेंगे। लेकिन बहुत संक्षेप में राशिद आपका इंटरवेंशन, उसके बाद फिर मैं अमिताभ जी और बादल जी से टिप्पणी लूंगी। बोलिए राशिद। मैम इस छठे जो चरण के अंदर जो वोट परसेंटेज है वो बताया जाता है कि लगभग 17% मुस्लिम का वोट है, और कोई भी आदमी ये बता देगा कि 17% वोट कहाँ पे जाना है। 15% वोट यहाँ यादव का बताया जाता है। इस बार यादव जिस तरह से पूरी तरह से इंटैक्ट हुआ, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो 15 और 17 32 हो जाते हैं, और 50% वोट यहाँ पिछड़ा है। और तमाम जितने भी नेता आए हैं टूट करके गठबंधन के अंदर, वो इसी रीजन के अंदर अपनी महारत रखते हैं। अगर इस 50% को त्रिकोणीय भी आप माने, चूंकि भारतीय बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम कर रही है, और मैं उसको 17% ही अगर दे दूं तो 17 दूनी 34 और 15 52% वोट पड़ जाते हैं गठबंधन पर। इस हिसाब से देख लीजिए, सीट दर सीट हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अब जमाली साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन हकीकत मोटी मोटी जो बात है वो ये है कि मौसम इस तरह का है, जो मैंने बताया 50% से ज्यादा वोट गठबंधन को हर हालत में पड़ने वाले हैं। ओके, तो 50% से ज्यादा वोट आप कह रहे हैं कि गठबंधन को पड़ेगा। बादल जी आपका क्या